गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म को डिस्कस कर रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज़्म में SN1 SN2 SNI कंप्लीट मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने जो है विलोपन के बारे में बता के E1 शुरू किया था और E1 भी आप लोगों को एल्किल हैलाइड एल्कोहल में कंप्लीट बता दिया था। E1 में क्या होता है? E1 में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है और उसमें पुनर्विन्यास संभव है और फिर उसमें विलोपन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। ऐसा हुआ था, ठीक है। जो E1 रिएक्शन है वो ईथर में भी होती है। तो हमने पढ़ा था एल्कोहल में एल्किल हैलाइड में E1 रिएक्शन, बी हमने पढ़ा था एल्कोहल में E1 रिएक्शन, सी हम पढ़ेंगे ईथर में E1 रिएक्शन, ठीक है। तो मेन जो था वो था अपने पास E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, इसको अपन एक अणु के विलोपन अभिक्रिया भी बोले थे। एक अणु विलोपन अभिक्रिया भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हमने ए लिया था एल्किल हैलाइड में E1, बी लिया था एल्कोहल में E1, अब सी लेंगे ईथर में E1 रिएक्शन। ईथर में जो E1 रिएक्शन होती है उसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है और यहाँ दिया हुआ है कॉन्सनट्रेट H2SO4, यह दे रखा है कॉन्सनट्रेट H3PO4। गर्म भी कर रहा है तो समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो ये है, ये वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ? तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि किसी प्रोडक्ट के बनने को समझने के लिए मैकेनिज़्म लेते हैं और ये कौन अपने पास H+, क्योंकि H2SO4 H+ देगा, H+ देगा तो क्या बन गया ये बन गया। जैसे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया तो हमने कहा कि जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता है, ये ईथर है, तो या तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे या फिर ये यहीं से ब्रेक हो जाए। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये वाला यहाँ टूट के चला जाता है, ठीक बात। और SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ कम बाधित पर अटैक करता है और ऐसा होता है। हमने कहा है E1 और SN1 पैरेलल चलने वाली रिएक्शन है, साथ साथ चलने वाली रिएक्शन है। अगर यहाँ अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनने की संभावना है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से हट जाता है। तो देखिए, इसका हटना तो आपके समझ में आ गया ये, और ये क्या बन गया CH3 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। और इसलिए बना ये क्योंकि स्टेबल होता है। भाई कार्बोकेटायन बना इसलिए है क्योंकि स्टेबल है। अब इसमें से क्या होगा, -H+ जाएगा, H+ जो एज ए कैटलिस्ट आया था वापस से हटेगा। तो कोई सी भी, यहाँ तीनों सब एक जैसी हैं, सब H एक जैसी हैं, तो ये यहाँ आया, यहाँ से H+ हट गया और ये एल्कीन बन गया। अब यह एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की संभावना होती तो वो एल्कीन ज़्यादा बनती
जिस पर एल्किन प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा होती है, अर्थात सेजेफ एल्किन बनती है। तो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बनना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस टाइप से ईथर में इवन रिएक्शन होती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ऐसे दिया हुआ हो तो यूँ रिएक्शन करवानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ SN1 इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या कर देता है भाई, इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अपने पास है CH3O, दोनों तरफ टर्सरी ब्यूटाइल है, ऐसा है। यहाँ दिया हुआ है कॉन्सनट्रेट H2SO4, यह क्या दिया हुआ है, कॉन्सनट्रेट H3PO4। यस, तो आप देखेंगे कि यहाँ विलोपन से ये बनता है और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और यहाँ से H2O हटता है। ये विलोपन है। यहाँ इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे आप। ठीक है, मैकेनिज्म में कौन आ रहा है, सबसे पहले H+ आ रहा है। ठीक है, H+ कहाँ अटैक करेगा, लॉन पेयर पर। तो H+ के लॉन पेयर पर अटैक करने से ये बन गया। पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो दोनों तरफ सिमिलर है तो किधर से भी तोड़ दो। अगर अलग अलग टाइप के बन रहे हैं तो जहाँ ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन है उधर से तोड़ना होता है। ये लो जी, इसको यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने से ये बन गया CH3OH। ठीक है, दूसरा बन गया CH3 और ये CH3, ये 2 बन गए। अब मुझे पता है कि इसका रास्ता क्या होगा, मैं अलग अलग बता रहा हूँ। इसका रास्ता ये होगा कि इसमें से -H+ जाएगा, इस टाइप से, और ये एल्कीन बन गई साहब, बन गई। इसकी कहानी क्या होगी कि यहाँ पर एसिड तो है ही और एल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति में, एल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति में भी एल्कीन बनाता है, तो ये वाला H इस लोन पेयर के पास जाएगा। ये हो गया। अब इसमें से क्या हटेगा, इसमें से H2O हटने से क्या बन गया, ये CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हट चुका है, ये आ गया। इसका एक मॉलिक्यूल ये बन गया। जैसे कार्बोकेटाइन बना अब दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे, -H+ हटेगा, H+ हटते ये बन गया CH3। ये लो जी, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा और ये H2 हट गया। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो गई। तो जो ईथर है उन ईथर में भी इवन रिएक्शन होता है और
इवन रिएक्शन के बारे में आपको मैंने पहले भी अच्छे से बता दिया है। तो ईथर में कैसे इवन रिएक्शन होती है, अपने सर एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में होने वाला है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट में ऑप्शन बनाते हैं, हर एक ऑप्शन अपने को क्या लगता है, सही लगता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, यस। देखो और क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप से ईथर दिया हुआ है, साइक्लिक ईथर, और यहां दिया हुआ है वही कॉन्सनट्रेट H2SO4। अब आप क्या करेंगे, पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो गया, यहाँ इसका मेजर प्रोडक्ट ये होता है। अब वो कैसे हुआ वो समझने के लिए अपने को मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, और मैकेनिज्म एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ पूरी मैकेनिज्म लिखो, आप देखोगे अच्छा H+ यहाँ आया, ये टूट गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ऐसे बन गया। तो बताता हूँ अभी कैसे क्या याद रखना है। सबसे पहले अपन H+ को लेकर आएंगे। H+ क्या करेगा, लोन पेयर पर अटैक करेगा। चलो लोन पेयर अटैक करवा देते हैं। लोन पेयर पर जैसे अटैक किया, यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो इधर से या इधर से, दोनों तरफ सिमिलर है तो किधर से ब्रेक कर दो, और अगर अलग अलग बनने की संभावना हो तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ आने से ये ऐसे बन गया, यहाँ OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये कार्बोकेटाइन है, और इसके पड़ोस में से यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ से जाएगी यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ से जाएगी यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है। अब आएगा कहाँ, आएगा वहाँ जहाँ ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही हो, तो यहाँ से H चला जाता है, यहाँ से जो H है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, और -H के होने से ये बन गया ऐसे। ये बन गया यहाँ। अब ये तो बन गया, लेकिन यहाँ कॉन्सनट्रेट H2SO4 है, और कॉन्सनट्रेट H2SO4 एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो क्या होगा, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करे, सॉरी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहल, तो H+ देगा, रो इसके ऊपर आ गया, जो H+ है वो इस लोन पेयर पर आएगा और बनेगा OH2 और ये प्लस। अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा -H2। H2 जाने से यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया।
इस कार्बोकेटाइन में यहाँ से भी H जा सकती है, यहाँ भी, लेकिन ज़्यादा स्टेबल यहाँ बनेगी क्योंकि यहाँ जैसे डबल बॉन्ड आएगा इसका एक तो कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, तो यहाँ से क्या चला जाएगा -H+। तो इस टाइप से उसके जाने से ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब एग्जाम में इस रिएक्शन का या कहीं भी किसी पेपर में, किसी टेस्ट सीरीज में कहीं भी एक क्वेश्चन आता है तो मैकेनिज्म तो लिखवाएगा नहीं, अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा, और डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा तो अपने को ये बनाना पड़ेगा। अब ये बनाने के लिए अपने को कितना बड़ा रास्ता तय करना पड़ रहा है, ये रास्ता वहाँ लिख के नहीं करना है, हर एक चीज़ लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। क्या H2SO4, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, H2SO4, अच्छा H2SO4 H+ देगा, लोन पेयर पर आएगा, आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव, इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ देंगे, यहाँ पॉजिटिव आ गया, एल्किन बन जाएगी, एल्किन बन गई, ये लो जी, यहाँ पर क्या हो गया OH, इस पर फिर H+ आएगा, ये पॉजिटिव आ गया, टूट कर अलग चला जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया। अब कार्बोकेटाइन आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, सॉरी H चला जाएगा, और H जाएगा तो ये इधर से जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्थायी एल्कीन बन रही है। बस ऐसे कुछ करना होता है। एग्जाम में अपने को पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखनी होती है, पर मैकेनिज्म का आइडिया होता है तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से अपने पास ईथर में जो है E1 रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है कि नहीं। और E1 रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई, ये मान के चलो। पहले अपने एल्किल हैलाइड में लिया, फिर एल्कोहल में, और फिर ईथर में। तो आप समझ गए होंगे कि अब E1 के बाद में क्या आने वाला है। E1 के बाद में आना है दूसरा E2 रिएक्शन, और ये E2 रिएक्शन होती है द्विअणुक, यस, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। यस, शुरू करते हैं। यस, देखिए द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है। यहां पर मान लीजिए XC है, यस, इसमें ये अल्फा और ये बीटा, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया यानी E2 एलिमिनेशन के लिए, E2 एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और वो बीटा हाइड्रोजन भी इसकी प्रति समानांतर होनी चाहिए। प्रति समानांतर मतलब कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन। अगर यहाँ X है तो इसके विपरीत में इसके समानांतर यूं हाइड्रोजन होनी चाहिए। फिर समझिए, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, यहाँ X है तो ये H यहाँ होगी तो ही E2 एलिमिनेशन होगा, वरना E2 एलिमिनेशन नहीं होगा। इसमें होता क्या है, इसमें यहां बेस आता है और वो क्या करता है, वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और ये यहां जाता है। और जैसे ही अटैक शुरू करता है यहां TS बनती है। कैसे बनती है, B बॉन्ड बना रहा है H के साथ,
CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है, सिंगल बॉन्ड तो था ही, यहां पर बॉन्ड बनना शुरू हो गया है और X के साथ बॉन्ड ब्रेक शुरू हो गया है। और ये E2 रिएक्शन की TS है, संक्रमण अवस्था। ठीक है, क्या ये संक्रमण अवस्था है, TS, ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद में ये BH को लेकर चला जाता है, ये बॉन्ड ऐसे रह जाते हैं, प्योर बॉन्ड बन जाता है, यस। और यहां से क्या चला गया, -BH, और माइनस कौन चला गया, X-, ये चले गए। इससे अपने को मतलब नहीं, अपने को क्या मिल गई, L की, यस। E2 रिएक्शन को देखिए आप, इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि यह संक्रमण अवस्था है, और संक्रमण अवस्था है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है, और बीच में संक्रमण अवस्था बन रही है, मतलब मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, तो अभी क्रिया एक पद में संपन्न हुई है। कितने पद में संपन्न हो रही है, एक पद में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और इसकी संक्रमण अवस्था में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एटम्स एक ही प्लेन में आ रहे हैं। कैसे, देखो ये कार्बन एक तल में है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर बी है, तो ये वाला परमाणु, ये परमाणु और ये परमाणु एक तल में आए, ये वाला परमाणु उसी तल में आ गया, और यहाँ पर X है वो भी इसी तल में आ गया, ये सारे एक ही तल में आ रहे हैं। तो संक्रमण अवस्था में एक ही तल में अधिकतम 5 परमाणु बनते हैं, 1 2 3 4 5, यस, लिख सकते हैं। E2 की संक्रमण अवस्था में एक तल में 5 परमाणु होते हैं। ऐसा किसी भी संक्रमण अवस्था में नहीं होता कि जो संक्रमण अवस्था बना रहे हैं उसमें परमाणु 5 हो पाए। ये E2 ही है जिसमें अधिकतम 5 परमाणु इसकी संक्रमण अवस्था में रहते हैं। संक्रमण अवस्था में देखो 1 2 3 4 और 5 परमाणु। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि निष्कर्षी समूह के प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन नहीं हो। तो यह है प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यानी प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो भैया E2 एलिमिनेशन नहीं होता है। तो E2 एलिमिनेशन होने के लिए ये होना जरूरी है। ये जो E2 रिएक्शन है वो एक ही पद में संपन्न हो रही है। तो अगर अपन इसकी काइनेटिक्स की बात करें, तो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है और उसके वेग निर्धारक पद में ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो जो काइनेटिक्स की अगर बात करें तो अभिक्रिया की दर
रेट ऑफ रिएक्शन, समानुपाती किसके हो जाएगा, ये वाला रिएक्टेंट। एक तो इस पर, दूसरा बेस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट, और ये क्या आ गया, रिएक्टेंट, जो कि बीटा हाइड्रोजन रख रहा है, प्लस बेस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे कि जो E2 रिएक्शन है, जो E2 रिएक्शन है वो द्विव अणु के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यस, E2 द्विव अणु के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। E2 द्विव अणु के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है जो एक पद में संपन्न होती है। एक ही पद में संपन्न होगी, ये वाली समझ आ गया। द्विवणुक, द्विवणुक और द्वितीय कोटि यानी सांद्रता की घातों का योग 2 हो जाता है, एक ये है और एक ये 2 हो जाता है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है जो एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन। इस E2 रिएक्शन की खास बात और है, अगर यहाँ हम हैलाइड की बात करें, ठीक है कि नहीं, जिसको मैं और अच्छे से भी बताने वाला हूँ। अगर एक 3 डिग्री हैलाइड है, एक 2 डिग्री हैलाइड है और एक 1 डिग्री हैलाइड है, तो ज़्यादा E2 कौन देगा, एक बार फिर आपको बताता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल से और बताऊँगा। 3 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है और 1 डिग्री RX है, एल्किल हैलाइड है। अपने को पता है कि SN1 ये ज़्यादा देता है, बिल्कुल। और अगर बात करें E1 तो E1 भी यही ज़्यादा देता है, लेकिन बात करें SN2 तो SN2 ये ज़्यादा देता है। अब बात आती है E2 की, E2 कौन ज़्यादा देगा, तो इनको अगर ऐसे तुलनात्मक देखते हैं कि SN1 E1 3 डिग्री ज़्यादा दे रहा है तो SN2 E2 1 डिग्री ज़्यादा देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भैया, है ना, ऐसा नहीं होगा। SN2 तो 1 डिग्री ज़्यादा देगा, लेकिन E2 जो है, सॉरी E1 जो है, E2 सॉरी, E2 जो है वो E2 रिएक्शन भी 1 डिग्री ही, सॉरी 3 डिग्री ही ज़्यादा देता है। तो E2 रिएक्शन 3 डिग्री ज़्यादा देता है, ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है। होता क्या है कि जो 3 डिग्री जब ये होता है, जब ये हैलाइड 3 डिग्री होता है, यहाँ पर मान लीजिए CH3 और CH3 है, तो ये 1 डिग्री की तुलना में जहाँ या 2 डिग्री की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। किसके लिए, E2 के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, इसकी संक्रमण अवस्था में आंशिक द्विबंध बनता है और यह जो भी एल्किल समूह होता है इस द्विबंध को, इस आंशिक द्विबंध को स्थायित्व प्रदान करता है और संक्रमण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, और जहाँ कहीं स्थायित्व बढ़ता है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व ज़्यादा निकल कर आता है। नहीं आया। यहाँ कोई भी एल्किल समूह होगा तो एल्किल समूह क्या करेगा, एल्किल समूह इसको स्थायित्व प्रदान करेगा, यहां से प्रेरणीय प्रभाव से, अतिसंयुग्मन से, इन सब से इसको स्थायित्व प्रदान करेगा और संक्रमण अवस्था का स्थायित्व बढ़ जाएगा। संक्रमण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है तो ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा कम होती है तो अपने आप में कहेंगे ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो एल्कीन ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ से फिर मैं एक बार और समझाता हूँ अच्छे से लिखकर, इसको रफ करके, कि SN1 E1 E2 3 डिग्री ज़्यादा देते हैं,
1 डिग्री केवल SN2 के लिए ज़्यादा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखो 3 डिग्री है मेरे पास, 2 डिग्री Rx है, 1 डिग्री Rx है। तो ये क्रियाशीलता किसके लिए आएगी? ये आएगी SN1, E1 एंड E2 के लिए ही आएगा। पूछे क्रियाशीलता का क्रम। तो इसका दोनों का तो समझ में आ जाता है भाई, इसमें 3 डिग्री में मध्यवर्ती कार्बन ज़्यादा स्थायी बनता है तो SN1 और E1 ज़्यादा देते हैं। लेकिन बात आ रही है E2 की। E2 के लिए मैंने कहा कि भाई 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है तो इसको क्या कर देता है, वो स्थायित्व प्रदान कर देता है। किसको? संक्रमण अवस्था को। यहाँ मान लीजिए R है और ये भी R है, तो ये R जो है इसको स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए 3 डिग्री हैलाइड में E2 ज़्यादा होता है। फिर बता दिया। हाँ, 3 डिग्री Rx, 2 डिग्री Rx, 1 डिग्री Rx। अगर ये SN2 के लिए पूछता है तो SN2 में त्रिम-बाधा महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें त्रिम-बाधा कम है तो क्रियाशीलता ज़्यादा निकल कर आती है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से अपने पास जो है ये E2 चल रही है। ठीक है, किसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? E2 को। तो E2 के लिए क्या क्या बातें निकल कर आई? E2 के लिए निकल कर आई कि इसमें प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर E2 रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ 3 डिग्री जो है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, 3 डिग्री है वो इसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा होता है, तो 3 डिग्री में E2 रिएक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है। इस संक्रमण अवस्था के एक ही तल में 5 परमाणु रहते हैं। संक्रमण अवस्था में अधिकतम 5 परमाणु, 1, 2, 3, 4 और 5। संक्रमण अवस्था में अधिकतम 5 परमाणु एक ही तल में रहते हैं। ये वाली, तो ये वाली कहानी भी आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, इसको रफ करके। देखिए, जो E2 रिएक्शन है, E2 अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब आप ये कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों हो रही है? तो स्टीरियो स्पेसिफिक इसलिए हो रही है क्योंकि वही समावयवी या वही रिएक्शन करेगा जिसमें प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन होती है। E2 अभिक्रिया त्रिविशिष्ट होती है क्योंकि यह प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति में होती है।
अगर प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गई? तो ये कहानी समझ में आ गई कि स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे है। स्टीरियो स्पेसिफिक की मैंने पहले भी कहानी बताई थी, नीट में इतना ज़्यादा इसमें से कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इधर उधर फिर आपको मिलता है, आप परेशान हो जाते हैं। त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न त्रिविम समावी अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद दे रहे हों। एक विशेष त्रिविम समावी अभिक्रिया दे रहा है, दूसरे वाला नहीं दे रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो प्रति समानांतर बीटा हाइड्रोजन, एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यस, समझ में आ गया। E2 रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव होती है, जिसमें रेजियो सेलेक्टिव होती है जिसमें सेजेफेल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। यस, आपको ये पता है कि सेजेफेल्किन क्या है? वो एल्कीन जिस पर प्रतिस्थापियों की एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो E2 रिएक्शन जो है वो रेजियो सेलेक्टिव होती है जिसमें सेजेफेल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है, लेकिन बल्कि बेस की उपस्थिति में हॉफमैन एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। अब ये बल्कि बेस क्या है? बल्कि मतलब बड़े बेस, बड़े क्षार, ठीक है। बल्कि बेस क्या है? बल्कि बेस अपने पास होते हैं, देखिए आप, CH3 ET भी कर सकते हैं। ये बल्कि बेस हो गया साहब, ठीक है। ऐसे देखो अपने पास आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री माइन में भी ए आइसोप्रोपाइल, अगर ऐसा है तो फिर ये बल्कि बेस में आता है। और जब बल्कि बेस आते हैं वहाँ पर हॉफमैन एल्कीन बनती है। बात में आ गई। जनरली इसका जो रिएजेंट होता है, E2 का जो रिएजेंट होता है, इसको ये बता देते हैं। जनरली E2 का जो रिएजेंट है वो होता है जैसे NH2-, ठीक है नहीं, CH3CH2O-, ठीक है नहीं। इस टाइप के जो बेस होते हैं ना, वो क्या करवाते हैं? E2 रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेस की प्रेजेंस में E2 रिएक्शन होती है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास, इसको एक बार रफ कर देते हैं फिर आराम से समझा देते हैं। जैसे मेरे पास रिएजेंट दे रखा है एल्कोहली इतना ही लिखेगा एल्को, ऐसे
और यहाँ KOH। एक मेरे पास लिखा होता है AQ-KOH। ये जो होता है ये एल्कोहलिक KOH होता है। और ये मेरे पास होता है जलीय KOH। तो अगर आपको ये दे रखा है कौन, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH देगा तो आपको करवाना है विलोपन, और आपको जलीय KOH दे रखा है तो क्या करवाना है, प्रतिस्थापन करवाना है। ये खास बात है भाई, इसको ध्यान रखना है। और एल्कोहलिक KOH जो है या NaOH है, इसको आपको ऐसे भी दे सकता है क्या, CH3CH2OH, और यह KOH या NaOH दे सकता है। और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो ये भी बन सकता है, CH3CH2O भी दे सकता है। तो इस टाइप का दे रखा हो, इस टाइप का दे रखा हो, या CH3CH2O-, ये बल्कि बेस नहीं है, ऐसा बेस दे रखा है तो भी आपको एलिमिनेशन करवाना है। तो अब अपने को पता चल गया कि भाई E2 रिएक्शन कैसे होने वाली है, किन कंडीशन में होने वाली है, कैसे होती है, कब कब होगी, किस टाइप का बेस होगा, E1 होगी, किस टाइप का हो E2 होती है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, E2 रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे कि E2 रिएक्शन कैसे होती है, कैसे इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।